हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं FT3 जो कि 19/11/2022 को हुआ था। इसके अंदर कवर जो अपने पास टॉपिक्स हैं उसमें है रासायनिक बंध एंड आणविक संरचना तथा द्रव्य की अवस्थाएं एंड ऊष्मागतिकी। ये तीन अपने पास इसमें चैप्टर्स हैं और इन तीनों चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में अगर अपन बात करें तो इसमें अपन बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड गैसियस स्टेट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो इन तीनों चैप्टर्स के हम क्वेश्चंस वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं FT3 के। तो चलिए शुरू करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से, जिसमें क्वेश्चन नंबर अपने पास दे रखा है 51। क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर हमें पूछा है atomic orbital not involved in the sp3d hybridization। sp3d संकरण के अंदर कौन सा आपके पास परमाणु कक्षक उपस्थित नहीं है। तो हम जैसा जानते हैं कि यहाँ पर आपके पास S के अंदर एक ही कक्षक होता है, वो यहाँ पर उपस्थित है। P के अंदर अपने पास तीन कक्षक होते हैं और तीनों के तीनों यहाँ पर उपस्थित है। अब P के अंदर कौन कौन से होते हैं? PX, PY तथा PZ, ये तीनों कक्षक यहाँ पर उपस्थित है। D के अंदर हमें जैसा कि पता होगा जब हमने क्लास में पढ़ा था कि जो D का अपने पास यहाँ पर कक्षक होता है वो होता है DZ²। ठीक, तो सबसे पहला कक्षक जो संकरण में इस्तेमाल होता है वो DZ² इस्तेमाल होता है। इसका मतलब जो यहाँ पर DZX है वो कक्षक इस संकरण में, इस हाइब्रिडाइजेशन में उपस्थित नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा DXZ। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 52। स्टेट्स ऑफ मैटर हैविंग द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन। आपको पदार्थ की वह अवस्था बतानी है जहां पर सबसे दुर्बल आकर्षण बल होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, गैस के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो सबसे वीक होते हैं। इसी वजह से गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही उसका शेप फिक्स होता है, राइट। अगर अपन सिमिलरली बात करें हिंदी में तो गैस के अंदर आपके पास अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे दुर्बल होते हैं और इसीलिए ना तो उसका आकार फिक्स होता है ना ही उसका आयतन फिक्स होता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा नजर आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 53। 53 में अपने को पूछा है 1 लीटर वॉल्यूम इज इक्विवेलेंट टू, 1 लीटर आयतन किसके बराबर होगा। तो जब अपन ने यूनिट्स की बात करी थी तो वहां बताया था 1 लीटर जो होता है वो होता है 1000 ml और 1000 ml जो होता है वो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अपने को केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नजर आ रहा है, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे ग्राफ रिप्रेजेंटिंग बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ को कौन सा ग्राफ प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं जो ग्राफ यहाँ पर हमने बनाया है वो P और V के बीच में बना है। अब जैसा आपको बताया गया था कि जब भी आपको ग्राफ बनाना है तो वहाँ पर जिन दो वेरिएबल्स के बीच में आप ग्राफ बनाना चाहते हैं उनके बीच का रिलेशन लिख लें। ठीक, तो अगर हम P वर्सेस V ग्राफ बनाना चाहते हैं तो हमें P और V का रिलेशन पता होना चाहिए, दैट इज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अब अगर P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V है तो ये ग्राफ हम सबको पता है कि कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो कर्व होता है वो फोर्थ ऑप्शन जो हमें दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन। ठीक, अगला हम क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? विच पेयर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑन ओवरलैपिंग फॉर्म सिग्मा बॉन्ड इफ y एक्सिस इज टेकन एज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अगर आप y अक्ष को अंतनाभिकीय अक्ष लेते हैं तो वहां पर निम्न में से कौन युग्म सिग्मा बंध का निर्माण करेगा?
तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि अगर y एक्सिस आपके पास अंतःनाभिकीय अक्ष है, मान लीजिए ये y अक्ष है आपके पास, ये y एक्सिस अपने पास है, ठीक। अब यहां पर अगर मुझसे पूछा जाए, मैंने अगर px ले लिया तो px क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, और जब px इसके परपेंडिकुलर होगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो बंद बनाएंगे वो कौन सा बनाएंगे, पाई बंद। तो पहला ऑप्शन तो अपने पास क्या हो गया, इनकरेक्ट। दूसरा ऑप्शन अगर मैं बात करूंगा pz, तो y एक्सिस अगर हमारा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो ऑब्वियस सी बात है pz भी उसके परपेंडिकुलर होगा, और अगर pz भी उसके परपेंडिकुलर होगा तो वो भी कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड ही बनाएगा। तो सेकंड ऑप्शन भी अपने पास क्या हो गया, इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन, अगर s ऑर्बिटल लिया है साथ में px लिया है, तो जरा सोच के देखें अपन थर्ड ऑप्शन के लिए। मान लीजिए आपके पास ये y एक्सिस है और ये s ऑर्बिटल है और px ये आपके पास यहां पर प्रेजेंट है, ठीक। अब जरा देखें कि यहां पर कोई बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल हो पाएगा, नहीं। तो अगर यहां पे कोई बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब ये भी अपने पास कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, राइट। अब बचता है फोर्थ ऑप्शन, तो यहां से अपन ऑड वन आउट करके सीधा बोल सकते हैं फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। नहीं तो हम बनाकर भी चेक कर सकते हैं। तो सपोज अगर हम बनाएंगे तो आपके पास मान लीजिए ये y एक्सिस है और ये आपके पास आया s ऑर्बिटल। अब जो p ऑर्बिटल आएगा py, वो क्या आएगा, वो अपने पास y एक्सिस के अलोंग आएगा। तो जरा देख लीजिए ये जो बनने वाला बॉन्ड है वो कैसा है, वो अपने पास सिग्मा बॉन्ड ही है। तो यहां पर अपने पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है 56 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रखा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 2 atm प्रेशर एंड 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज 2 लीटर, then the volume of same gas at 327 degree Celsius temperature at the same pressure will be। तो आपको सेम प्रेशर लेना है और वहां पर टेम्परेचर चेंज करा वॉल्यूम का, ठीक है, टेम्परेचर चेंज करा गैस का, तो वहां पर वॉल्यूम क्या आएगा फाइनल वो आपको बताना है। अब आपको याद हो तो आपके पास प्रेशर कांस्टेंट करने पर अपने पास टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में क्या रिलेशन आता है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में हमारे पास आता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ हमने पढ़ा है। तो वहां पर अपन बोलते हैं चार्ल्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2, ठीक। तो हमें यहां पर गिवन है इनिशियल वॉल्यूम दैट इज 2 लीटर। अब इनिशियल टेम्परेचर हम क्या लेंगे, तो यहाँ पे चार्ल्स लॉ में हमें ध्यान देने वाली बात है कि जो टेम्परेचर है दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है तो टेम्परेचर लेना होता है हमें केल्विन के अंदर, राइट। तो हम यहाँ पर अगर T1 की बात करेंगे तो T1 आपके पास कितना हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 300 केल्विन, एंड 327 डिग्री सेल्सियस को आप कन्वर्ट करें केल्विन में तो वो हो जाएगा 600 केल्विन। अब हमारे पास वैल्यूज हैं सारी, तो वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं और फाइनल वॉल्यूम अपन निकाल लेंगे। तो 2 अपॉन 300 V2 हमें कैलकुलेट करना है, T2 अपने को दे रखा है 600। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी कितनी, 4 लीटर, एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहां पर हमें सेकेंड ऑप्शन करेक्ट मिलेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ गैस इज गिवन बाय, किस गैस की वर्ग माध्य मूल वेग
जो है वो क्या होगा किसी गैस का। तो यहाँ पर URMS इसकी एक्सप्रेशन हमने लिखी थी पढ़ते टाइम पे, √3RT/m। तो ये एक्सप्रेशन अपने पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड की होती है, वर्ग माध्य मूल वेग की। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमें करेक्ट नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट ऑप्शन होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बता रखा है? 1D/। तो 1D/, यहां पर आपने कंपेयर कर रखा है किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड सेंटीमीटर से, इनसे कंपैरिजन कर रखा है। और आपको पता होना चाहिए कि 1D/, जो होता है इन ESU, वो होता है 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। ठीक, ये अपने पास सीधा करेक्ट रिलेशन होता है और ये सीधा याद रखने वाली बात है, राइट। तो हम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बोलेंगे किसको? सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास जो होगा दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए अगला हम क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन हमें बताता है अमंग द फॉलोइंग गैसेस व्हिच कैन इफ्यूज मोस्ट रेडिली, निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक आसानी से निस्सृत हो सकती है। तो गैस का निसरण जो होता है, या हम बात करें निसरण की जो दर होती है, वो उसके अणुभार मतलब मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसके स्क्वायर रूट के, राइट। तो स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपने पास होती है क्या? रेट ऑफ इफ्यूजन। तो अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सी गैस सबसे इजीली फ्यूज होगी, कौन सी गैस सबसे आसानी से निस्सृत होगी, तो जिसका मोलर मास सबसे कम होगा, जिसका अणुभार सबसे कम होगा, वो गैस आसानी से क्या हो जाएगी? निस्सृत। तो यहां पर अगर हम देखें O2 का जो अपने पास मोलर मास आता है वो आता है 32 ग्राम पर मोल। O3 का अपने पास आता है कितना? 48 ग्राम पर मोल। CO का आता है अपने पास 28 ग्राम पर मोल। CO2 का आता है अपने पास 44 ग्राम पर मोल। यहां देख के एक ही चीज पता लगती है क्या? कि भाई CO2 जो है, CO जो अपने पास गैस है, वो अपने पास सबसे हल्की गैस है, तो उसकी रेट ऑफ इफ्यूजन सबसे ज्यादा होगी। और रेट ऑफ इफ्यूजन सबसे ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो जल्दी आसानी से इफ्यूज हो पाएगी, ठीक। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर। अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। तो 60 क्वेश्चन अपने को बोलता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। तो गौर करने वाली बात है यहाँ पर, मानक क्वथनांक आपसे पूछा है जल का। तो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट जब आपको बोल दिया जाए तो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट आपके पास क्या होता है? तो ध्यान दें, जब स्टैंडर्ड कंडीशन बोली है तो प्रेशर कितना होता है? 1 बार, ठीक है। प्रेशर कितना होता है? 1 बार। 1 बार 1 ATM से क्या होता है? कम। अगर 1 ATM से छोटा होगा तो जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, दैट इज व्हाट? 100 डिग्री सेल्सियस। उससे क्या होगा? कम। तो अगर यहाँ पर आपके पास बॉइलिंग पॉइंट आना चाहिए था, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट तो हमने कितना मिलता है? 373 केल्विन मिलता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास प्रेशर अभी 1 बार है, तो वहां पर उससे स्लाइटली क्या होता है? थोड़ा सा कम। तो स्लाइटली कम अपने को केवल एक ही ऑप्शन मिल रहा है, कौन सा? फोर्थ ऑप्शन, दैट इज 372.6 केल्विन, ठीक। ध्यान रहे यहाँ पर अपन ने प्रेशर 1 बार लिया है, इसकी वजह से हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वाटर का, वो स्लाइटली थोड़ा सा कम आएगा 373 से, ठीक है। तो ये अपने पास करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 61। यूनिट ऑफ सरफेस एनर्जी ऑफ द लिक्विड, द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा का मात्रक होगा। तो वही अगर अपन सरफेस एनर्जी इसकी यूनिट की बात करें तो ये होता है फोर्स अपॉन लेंथ। ये आपके पास सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है, पृष्ठीय ऊर्जा का अपने पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे तो आपके पास जो यूनिट आएगी वो आएगी न्यूटन पर मीटर, ठीक है। न्यूटन पर मीटर।
अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो अपने पास जूल होता है वो अपने पास होता है न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। तो न्यूटन अगर हम निकालें यहां से तो हमारे पास क्या आएगा, जूल पर मीटर, राइट। और अगर न्यूटन की वैल्यू उठा के यहां पर रख दी तो जो यूनिट अपने पास आएगी वो क्या आ जाएगी, जूल पर मीटर, पर मीटर, दैट मीन्स जूल पर मीटर स्क्वायर। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3। तो 61 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन थर्ड अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राइज ऑफ इंक इन अ ब्लॉटिंग पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ब्लॉटिंग पेपर पे स्याही का ऊपर चढ़ना किसका उदाहरण है। तो हमें पता होगा कि जब आपके पास इंक में हम एक पेपर को डुबोते हैं, हल्का सा डिप करते हैं, तो वहां पर धीरे 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 जो इंक है वो ऊपर चढ़ती जाती है। तो जब इंक ऊपर चढ़ती जाती है तो वो किसका रिजल्ट होता है, किसकी वजह से होता है, कौन सा ऐसा फिनोमिना वहां पर होता है, तो उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की वजह से धीरे धीरे आपके पास जो इंक होती है वो ऊपर चढ़ती जाती है और पूरा का पूरा जो पेपर है वो अपना क्या हो जाता है, वेट। ठीक है, तो अपने पास करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, 62 का फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। हमें बोला गया है गैस विच कैन लिक्विफाई मोस्ट इजीली अमंग द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक आसानी से द्रवित हो सकती है। तो सर्वाधिक आसानी से कौन सी गैस द्रवित हो सकती है, तो अपन ने बोला था जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है उसका ईज ऑफ लिक्विफैक्शन, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ज्यादा होता है। मतलब जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर उतना आसानी से उस गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है, उसका द्रवीकरण आसानी से हो सकता है। ठीक, ऐसा हम क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि जो टीसी की वैल्यू आती है वैन-डर-वाल कांस्टेंट के टर्म में वो अपने पास होती है 8a/27 RB, 8a/27 RB। तो यहां से आप एक चीज दे सकते हैं कि जो टीसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के। ए क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हायर द ए वैल्यू हायर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन गैस का लिक्विफिकेशन उतना ज्यादा। अब ए की वैल्यू ज्यादा कब हो सकती है, जब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा। तो जरा चेक करें यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर हाईएस्ट किसका है, तो हमें फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है अमोनिया, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। तो अगर अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा इसका मतलब उसका लिक्विफैक्शन भी उतना आसान होगा। ठीक, तो अमोनिया गैस को हम द्रवित बहुत आसानी से कर सकते हैं उसके क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब क्रांतिक ताप के अनुसार। ठीक है, तो ये अपने पास क्वेश्चन 63 का आंसर हुआ ऑप्शन फोर्थ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। 64 में अपने को पूछा है प्रेशर करेक्शन टर्म इन द वैन-डर-वाल गैस इक्वेशन, वैन-डर-वाल गैस समीकरण में दाब संशोधन पद अपने पास कौन सा होगा। तो आपको याद होगा कि जो आपके पास गैस का दाब होता है उसमें हमने करेक्शन ये करा था पी आई, मतलब आदर्श गैस का जो दाब होता है P + AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर, ये अपने पास गैस का दाब होता है। ये करेक्टेड अपने पास टर्म होती है, संशोधित अपने पास पदक होता है। ठीक है, तो अगर अपने से पूछा जाए यहाँ पर प्रेशर करेक्शन के लिए कौन सी टर्म जिम्मेदार है, तो ए की अपने को दिख रहा है, दैट इज AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपने को, फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, और वही अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 65। 65 के अंदर हमसे पूछा है इफ द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z फॉर द रियल गैस एट STP इज 1.5 देन द मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इज, यदि STP पर एक वास्तविक गैस के लिए संपीड़ित गुणांक 1.5 है
तो एसटीपी पर गैस का मोलर आयतन होगा, ये क्वेश्चन है अपने पास। ठीक, तो जो Z अपने पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.5, और हमें पता है कि एसटीपी पर जो आइडियल गैस होती है, दैट इज आदर्श गैस, उसका जो मोलर वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर। ठीक, तो यहां पर अगर हमें निकालना है रियल गैस का वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा, V रियल अपॉन V आइडियल। ये तो अपने पास एक्सप्रेशन होती है Z की। ठीक, यहां पर अगर हम देखेंगे तो 1.5 Z की वैल्यू अपने पास गिवन है, रियल गैस का वॉल्यूम हमें निकालना है, और आइडियल गैस का वॉल्यूम गिवन है हमारे पास कितना, 22.4 लीटर। ठीक, तो यहाँ पे रियल गैस का अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू 22.4 लीटर। नाउ इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आएगी हमारे पास, 33.6 लीटर। तो ऐसा अपने को कौन सा ऑप्शन देख रहा है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 66। क्या बता रखा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पाथ फंक्शन, निम्न में से कौन सा एक पथ फलन है। तो आपने जब थर्मो पढ़ी थी, थर्मोडायनेमिक्स में हमने बताया था प्रेशर अपने पास एक स्टेट फंक्शन होता है, वॉल्यूम एक स्टेट फंक्शन होता है, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होता है, तो बचा हुआ क्या है, हीट। तो हमने बोला था हीट, वर्क और हीट कैपेसिटी, ये तीन अपने पास होते हैं जो कि अपने पास पाथ फंक्शन होते हैं, पथ फलन होते हैं। ठीक, तो यहां पर अपने को कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है जो कि पाथ फंक्शन है, तो वो अपने पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन, दैट इज हीट। तो फोर्थ ऑप्शन अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 67। पेयर ऑफ स्पीशीज हैविंग इक्वल बॉन्ड ऑर्डर इज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की आपसे बात करिए, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बंद क्रम अपने को समान बताना है, किस युग में समान होगा। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो ये सारी स्पीशीज आती हैं किसके अंदर, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर निकालना हम सबको आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपन कैसे करें कि जिससे क्वेश्चन जल्दी हो जाए, या अपने पास कुछ ऐसी ट्रिक है क्या जिससे बॉन्ड ऑर्डर हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक को अपन इस्तेमाल करते हैं टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, तो यहाँ पर आप सबसे पहले एक नंबर ध्यान रखें ये, ठीक है, उसको अपन हिंदी में याद करने के लिए बोलते हैं 10 10 12 32 10। ठीक, 10 10 12 32 10, ये नंबर आपको याद रखना है। ठीक, एक तरीके से समझ लीजिए दिस इज अ हेल्पलाइन नंबर फॉर यू। ठीक, जो आपकी हेल्प करेगा बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने में। ठीक है, इसके नीचे हम लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब वो कहां से निकालेंगे, उसको हमें कैसे याद रखना है, तो 2 की टेबल आती है, आई गेस 2 की टेबल तो अपन सबको आती है। ठीक, तो अगर 2 की टेबल अपने पास आती है तो हम हर नंबर के नीचे 2 की टेबल लिखते हुए आगे बढ़ते जाएं। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये 2 की टेबल हो गई। तो ऊपर लिखा हुआ है बॉन्ड ऑर्डर, नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब आपको जो स्पीशीज गिवन है उस स्पीशीज के अंदर आप ये बस चेक कर लीजिए कि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो तो हमें कैलकुलेट करना आता ही है। जैसे बात करते हैं यहाँ पर N2, तो N2 के अंदर अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, नाइट्रोजन के एक एटम में होते हैं कितने, 7, तो 2 में कितने होंगे अपने पास, 14। तो अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा उसका, 3। ठीक, अब बात करते हैं N2 प्लस। तो N2 प्लस में अगर हम देखेंगे तो अपने पास एक इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका होगा, N2 से कम। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 13। अब 13 जो होता है वो किस किस के बीच में लाया करता है, 12 एंड 14 के बीच में लाया करेगा 13।
तो जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा N2+ का वो भी 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। अब 2 और 3 के बीच में क्या लाई करता है, दैट इज 2.5। ठीक है, तो इसका आ गया बॉन्ड ऑर्डर 3 और इसका आ गया 2.5, तो ये तो अपने पास क्या हो गया, इनकरेक्ट। अब सेकंड ऑप्शन जरा अपन चेक करें, तो सेकंड ऑप्शन में अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं, अपने पास 13 इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले हैं। 13 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला कितना, 2.5। ठीक, तो अगर अपन यहां पर N2- के लिए भी बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, N2- में कितने होंगे, N2 के अंदर थे 14 इलेक्ट्रॉन, N2- में हो गए 15, तो अपने पास 15 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे, 14 और 16 के बीच में। अब 14 और 16 के बीच में आएगा तो अपने पास बॉन्ड ऑर्डर भी 2 और 3 के बीच में आएगा, और 2 और 3 के बीच में क्या आता है, 2.5। तो यहां पर अपने पास बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, इसमें दोनों में सेम, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों के अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या मिल रहा है अपने को, सेम। तो ये अपने पास एक ट्रिक है जिससे अपन बहुत आसानी से याद भी रख सकते हैं और एग्जाम के अंदर अपन बहुत इजीली उसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे अगर एमओटी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 की अपन बात करते हैं। करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी के प्रथम नियम का सही व्यंजक अपने को बताना है। तो हम बताते हैं कि भाई जो अपने पास डेल्टा यू होता है वो होता है Q प्लस W, राइट। निकाय को दी गई ऊष्मा और निकाय पर किया गया कार्य का योग आंतरिक ऊर्जा में अंतर के बराबर होता है, राइट। हीट गिवन टू द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये अपने पास एक्सप्रेशन होती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो इसमें कौन सा अपने पास ऑप्शन दिख रहा है, करेक्ट, तो थर्ड ऑप्शन अपने को करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो थर्ड अपने पास ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 69, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज अमंग द फॉलोइंग। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक, जिसे अपन बोलते हैं विस्तीर्ण गुणधर्म। ठीक है, विस्तीर्ण गुणधर्म अपने पास कौन सा होता है, जो कि मात्रा के ऊपर निर्भर करता है निकाय की। ठीक है, अब कौन सा होता है, टेम्परेचर कभी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, मास, यस मास बिल्कुल अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप क्वांटिटी कम कर दोगे तो मास कम हो जाएगा, क्वांटिटी ज्यादा कर दोगे तो मास ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो अपने पास मास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, चेक करने के लिए अपन बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। तो मोलर वॉल्यूम, अगर केवल वॉल्यूम होता तो हम बोल देते कि भाई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट मोलर वॉल्यूम बोल दिया तो हमेशा 1 मोल का वॉल्यूम आएगा, और अगर 1 मोल का वॉल्यूम आएगा इसका मतलब आप अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है वो क्वांटिटी, तो वो भी इंटेंसिव हो गई। मोलर हीट कैपेसिटी, अगर हीट कैपेसिटी बोलते हैं अपन तो बिल्कुल वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है और वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन आगे वर्ड लगा दिया मोलर। जब जब कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यूनिट क्वांटिटी के लिए डिफाइंड हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली इंटेंसिव हो जाती है। अब यूनिट क्वांटिटी क्या, पर ग्राम के लिए या पर मोल के लिए, तो मोलर हीट कैपेसिटी भी पर मोल के लिए, मोलर वॉल्यूम भी पर मोल के लिए, इसीलिए वो क्या हो गए, इंटेंसिव। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन अपने पास क्या आ जाएगा, मास। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन में बोल रखा है अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव इंटरैक्शन। ठीक है, VSEPR सिद्धांत के अनुसार प्रतिकर्षित पारस्परिक क्रिया का सही क्रम अपने को पूछा है। तो हमें पता है कि भाई जो लोन पेयर होता है वो सबसे ज्यादा रिपेल करते हैं एक दूसरे को, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन उनसे कम, एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होता है। ठीक, तो अपने पास करेक्ट ऑर्डर कौन सा दिख रहा है, करेक्ट ऑर्डर अपने को दिख रहा है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो ये अपने पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 71, फॉर एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। रुदोष्म मुक्त प्रसार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। अब रुदोष्म मतलब एडियाबेटिक, तो जब एडियाबेटिक बोलते हैं तो क्यू की वैल्यू बोलते हैं क्या, 0, राइट। फ्री एक्सपांशन बोला तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना, 0, एक्सटर्नल प्रेशर 0 मतलब W0, W0 इसका मतलब डेल्टा E जो आता है वो क्या आता है, Q प्लस W आता है।
अगर हम बात करेंगे Q भी जीरो, W भी जीरो, तो डेल्टा E भी क्या, जीरो। और अगर ये भी जीरो अपने पास आ गया तो कौन सा ऑप्शन अपने को करेक्ट दिख रहा है? तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। पूछा क्या है हमसे? इनकरेक्ट। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा? P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन जीरो। भाई एक्सटर्नल प्रेशर फ्री एक्सपेंशन में, मुक्त प्रसार में क्या होता है? जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यही अपने पास क्या है? इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 72। डायामैग्नेटिक स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग, निम्न में से प्रतिचुंबकीय कौन सी स्पीशीज होती है, ठीक। तो अब वापस एमओटी का क्वेश्चन आ गया, और एमओटी के क्वेश्चन के अंदर आपको यहां पर आइडेंटिफाई करना है डायामैग्नेटिक, ठीक। तो थोड़ा सा अपन अगर अच्छे से दिमाग लगा के, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर तुरंत आ जाएगा। वरना तो फिर एक ही ऑप्शन है क्या, सारी स्पीशीज के लिए एमओटी बनाएंगे, और अगर एमओटी बनाने बैठ गए तो बेटा एक जो क्वेश्चन जिसमें 5 सेकंड 10 सेकंड अपने को लगने वाले हैं, उसके अंदर हो सकता है अपन 1.5-2 मिनट स्पेंड कर दें। और इतना टाइम अगर एक क्वेश्चन के पीछे हमने लगा दिया तो इसका मतलब बाकी के 4 क्वेश्चन जो हम करने वाले थे अटेम्प्ट, उनके लिए हमें समय नहीं मिल पाएगा, ठीक। तो समय तो चुराना है हमें। तो यहां पर अगर हमें समय चुराना है तो हम कैसे ऐसा अटेम्प्ट करें कि जिससे अपना क्वेश्चन करेक्टली अटेम्प्ट हो जाए। तो यहां पे ध्यान रखें, मैं आपको बता देता हूं कि पैरामैग्नेटिक कौन कौन सी स्पीशीज हो सकती है, ठीक। पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय, ठीक। तो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज अनुचुंबकीय अपने पास कौन कौन सी स्पीशीज हो सकती हैं, उनको अपन जरा गौर करें। तो इसमें पहले आती हैं जितनी भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती हैं, ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ठीक। तो अगर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में हम देखेंगे तो वो सारी की सारी आपकी क्या होंगी भाई? अनुचुंबकीय होंगी। तो जरा गौर करें इसमें, हीलियम के एक एटम में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो 2 में कितने होंगे? 4, और +1 चार्ज है तो इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। हाइड्रोजन के एक एटम में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 1। 2 एटम में होंगे कितने? 2। लेकिन यहाँ पे +1 चार्ज है तो इसीलिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ऑक्सीजन की अगर अपन बात करें O2- तो एक एटम में होते हैं कितने? 8। 2 एटम में हो गए कितने? 16। -1 चार्ज है तो हो गए कितने टोटल? 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो यहाँ पे तो ये 3 तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज से ही अपनी सॉल्व हो गई, ठीक। तो फोर्थ ऑप्शन अपन देख लें जरा, C2 कार्बन के एक एटम में होते हैं कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। 2 एटम में हो गए कितने? 12। -2 है, इसका मतलब कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अपने पास क्या होगी? डायामैग्नेटिक। तो यहां से आंसर तो अपना ऑड वन आउट करके ही आ गया, ठीक। लेकिन मान लीजिए अगर अपने पास एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं जहां पर अपने पास ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इवन इलेक्ट्रॉन दे रखे एक से ज्यादा, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, यूजिंग दिस ट्रिक। तो पहला तो अपन ने स्टेटमेंट दे दिया क्या, कि जितने भी अपने पास ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होंगी वो सारी की सारी पैरामैग्नेटिक, ठीक। दूसरा, जिनके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, वो भी क्या होंगी? वो भी होंगी पैरामैग्नेटिक। और तीसरा, जिनके पास 16 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो भी क्या होंगी? पैरामैग्नेटिक होंगी। ऐसा कब बोलना है अपने को? जब वहां पर sp मिक्सिंग प्रेजेंट है, sp मिक्सिंग इज प्रेजेंट। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये ट्रिक लगाना है, ठीक है। आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है वो सारी पैरा, अगर 10 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज है वो भी पैरा, 16 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज है वो भी पैरा, रेस्ट विल बी डाया, ठीक है। तो यहां पर आप बोल दीजिए रेस्ट विल बी डायामैग्नेटिक, रेस्ट विल बी डाया
मैग्नेटिक। ठीक, इनके अलावा सारी प्रतिचुंबकीय होगी। ठीक है, क्या होता अगर sp मिक्सिंग अपनी एब्सेंट होती? ठीक है, अगर sp मिक्सिंग हमारी एब्सेंट होती तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे? इफ sp मिक्सिंग इज एब्सेंट, तो इसके लिए भी कोई ट्रिक है क्या? बिल्कुल है। तो उसके लिए हम बोलेंगे पहला, जितनी भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है वो तो सारी की सारी क्या होंगी? पैरामैग्नेटिक। ठीक, दूसरा, जितने भी अपने पास 12 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है वो भी क्या होंगी? पैरामैग्नेटिक। और 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है वो भी क्या होंगी? पैरामैग्नेटिक। ठीक, रेस्ट जो होगी विल बी डायामैग्नेटिक। ठीक, बाकी सब डायामैग्नेटिक होगी। किसके केस में? जब sp मिक्सिंग एब्सेंट है। ठीक, तो इस तरीके से आप चाहें तो क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। ध्यान ये रखना है कि ये पैरामैग्नेटिक के लिए है, तो रेस्ट जो होगी वो डायामैग्नेटिक होगी। अब क्वेश्चन में जैसा आपको पूछा जाए वैसा आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो इस क्वेश्चन का आंसर आया था वो हम देख लें एक बार कि ऑप्शन अपने पास कौन सा आया था? फोर्थ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है? वर्क इन्वॉल्व व्हेन 1 मोल आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl एट 600 केल्विन एज पर द रिएक्शन। जब 1 मोल आयरन निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार 600 केल्विन पर तनु HCl से अभिक्रिया करता है तो सम्मिलित कार्य होगा। तो जरा क्वेश्चन के अंदर गौर करें, अपने को आयरन की रिएक्शन दे रखी है और उससे अपने पास H2 गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर डेल्टा Ng अगर हम निकालें कि गैस के मोल्स कितने चेंज हो रहे हैं, वो कितने हो गए भाई? 1 मोल, क्योंकि इनिशियल तो अपने पास मोल 0 है गैस के, और जब 1 मोल आयरन रिएक्ट करता है तो 1 मोल H2 गैस बनती है। तो यहाँ पर मोल में जो चेंज आया गैस के वो आया कितना? 1 मोल। अब जो वर्क होता है वो हमारे पास होता है P एक्सटर्नल डेल्टा V। ठीक, माइनस का। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे वो किसके बराबर होता है? nRT के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर अपने पास गैस के जो मोल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पर अपने पास जो चेंज होगा वो मोल के अंदर होगा डेल्टा एन आर, और टेम्परेचर क्या ले रखा है यहाँ पर? कांस्टेंट, तो सीधा सीधा उसके बराबर कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज यहाँ पर अपन वैल्यू पुट करेंगे तो वो अपने पास क्या हो जाएगा? आगे माइनस का साइन चलेगा ऐसे ही, तो माइनस मोल्स आ गए अपने पास 1 इंटू आर, और टेम्परेचर अपने को गिवन है कितना? 600 इंटू 600, तो अपने पास कितना हो जाएगा? माइनस का 600 आर। ये अपने पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये अपने 73 का ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, रिएक्शन फॉर विच एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कौन सी अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी संभवन एंथैल्पी के बराबर होगी? तो संभवन एंथैल्पी के लिए कंडीशन है क्या? कि 1 मोल अपने पास क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट बनना चाहिए। ठीक, फॉर्मेशन के लिए। तो अगर अपन देखेंगे पहला, इसमें 2 मोल तो ये गलत, दूसरा 2 मोल तो ये गलत। अब तीसरा अपन बात करते हैं और चौथा अपन बात करते हैं। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन दोनों में अपने को 1 1 मोल मिल रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो PCl5 जो बन रहा है वो PCl3 से बन रहा है, जबकि फॉर्मेशन के लिए कंडीशन है क्या? एलिमेंट से बनना चाहिए, उसकी एलिमेंटल स्टेट से बनना चाहिए। तो यहाँ पे एलिमेंटल स्टेट नहीं दे रखी है, तो थर्ड ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। तो एक ही ऑप्शन बचता है, HBr का 1 मोल बन रहा है, किससे बन रहा है? H2 गैस से बन रहा है, Br2 लिक्विड से बन रहा है, तो डेफिनेटली ये अपने पास क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर एक प्रोसेस दे रखा है जिसमें A से B, B से C, C से D और एक A से D जा रहा है। अब A से D की जो अपने पास हीट प्रोड्यूस हो रही है, अगर अपन A से D की बात करेंगे तो अपने पास A से D में जो हीट आ रही है
राइट, एक वो प्रोसेस चल रहा है और दूसरा एक साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से डी। ठीक, तो अपन ने हेल्स लो पढ़ा है कि डायरेक्ट हीट जो अपने पास प्रोड्यूस होती है वो स्टेप्स में करी गई हीट के सम के बराबर होती है। दैट मीन्स डेल्टा H3 जो होगी वो किसके बराबर होगी? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। ठीक, तो ये अपने पास रिलेशन आएगा। अब लेकिन अपने को ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाना है, तो डेल्टा H1 बराबर डेल्टा H2 निकाले। तो अगर हम डेल्टा H1 बराबर डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 निकालेंगे तो क्या आएगा? डेल्टा H3 को उधर ले जाए। ठीक है, ये अपने पास डेल्टा H4 है, इसको आप करेक्ट कर लें, इसको डेल्टा H4 अपन को बोलना है। ठीक, ये डेल्टा H4, तो डेल्टा H3 उधर है ऑलरेडी और ये डेल्टा H4 उधर गया तो माइनस का हो जाएगा। तो ये अपने पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, शेप ऑफ SF4 मॉलिक्यूल। SF4 मॉलिक्यूल में आप जानते हैं कि भाई सल्फर के वैलेंस शेल में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स। शॉर्टकट में बता रहे हैं अपन, जल्दी आंसर निकालने का तरीका। ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 फ्लोरीन बना रहे सिग्मा बॉन्ड, तो 4 तो हो गए अपने पास सिग्मा, बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर, तो एक लोन पेयर और 4 सिग्मा, इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। ठीक है, sp3d। अगर ये अपने पास हाइब्रिडाइजेशन आया SF4 का, तो उसमें देखिए 4 सिग्मा है, एक लोन पेयर, तो लोन पेयर जो होता है वो जाता है इक्विटोरियल पोजीशन पर और बाकी सारे अपने पास यहां पर क्या है? सिग्मा बॉन्ड। तो अगर हम यहां पर बात करेंगे तो ये जो शेप अपने पास होता है ये कैसा दिखता है अपने को? सीसॉ। तो करेक्ट ऑप्शन अपने पास हो जाएगा क्या? सीसॉ शेप। ठीक, नेक्स्ट 77, क्वेश्चन नंबर 77 में बोल रहा है नेसेसरी कंडीशन फॉर द रिएक्शन टू बी, किस अभिक्रिया के लिए स्वतः होने के लिए स्पॉन्टेनियस स्वतः होने के लिए आवश्यक शर्त होगी। नेसेसरी कंडीशन फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। ठीक, तो उसके लिए हम बोलते हैं अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना चाहता है तो डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और अगर डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 तो डेल्टा जी सिस्टम लेस देन 0 होना चाहिए। तो ऐसा वाला ऑप्शन ए की दिख रहा है, डेल्टा एस टोटल वाला तो कोई है ही नहीं, डेल्टा जी सिस्टम वाला दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन। तो ये अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 78, इफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड फ्रॉम 5 लीटर टू 10 लीटर वॉल्यूम एट 27 डिग्री सेल्सियस देन द एंट्रोपी चेंज। यदि 27 डिग्री से 27 डिग्री पर 1 मोल आदर्श गैस 5 लीटर से 10 लीटर आयतन तक प्रसारित की जाती है तो इस प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तित होगी। तो भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका मतलब अपने पास जो डेल्टा एस सिस्टम होता है उसका फॉर्मूला होता है एन CVM ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1। ठीक, तो भाई यहाँ पर अपने को टेम्परेचर कांस्टेंट दे रखा है, इसका मतलब T1 बराबर T2, तो T1 बराबर T2 ln आएगा 1, तो ये तो हो गया कितना? 0। तो अपने पास क्या बचा? यही टर्म बची NR ln V2 by V1। NR ln V2 by V1 बराबर क्या हो जाएगा? NR ln V2, फाइनल वॉल्यूम अपने को दे रखा है 10, इनिशियल दे रखा है 5, तो कितना आ जाएगा? NR ln 2। ये अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अपने को n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1। ठीक, तो n की वैल्यू अगर अपन यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? R ln 2। ठीक, तो अपने पास कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 79, सेलेक्ट द करेक्ट एक्सप्रेशन अमंग द फॉलोइंग। तो करेक्ट एक्सप्रेशन बोला है तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, तो ये गलत हो गया। दूसरा डेल्टा जी सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस टोटल होता है, यहां पे दे रखा सिस्टम, तो ये गलत हो गया। तो पहला गलत, दूसरा गलत।
तीसरा डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम होता है, और यहाँ पर टी स्क्वायर एल एन क्यू दे रखा है, वो भी गलत। तो ए के ऑप्शन अपने को सही दिख रहा है, कौन सा? ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। ठीक, 80 क्वेश्चन, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हेल्प टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ। तो थर्ड लॉ आपको याद होगा, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की एट 0 केल्विन एंट्रोपी हम मानते हैं 0, तो उसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर पाते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, जो एंट्रोपी है उसका वास्तविक मान की हम गणना कर पाते हैं। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 81, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ कैल्शियम इन Ca3N2। Ca3N2 ये वाला अपने पास जो फॉर्मूला है, बचपन में हम बनाते थे फॉर्मूला, कैसे बनाते थे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वही यहाँ पर अपन ने बनाना है। ठीक है, तो कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना है? +2, वही उसकी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो आंसर आ गया कौन सा? सेकंड ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 82, मॉलिक्यूल हैविंग एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। एक्सपेंडेड ऑक्टेट उसी का हो सकता है जिसके वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, अपने को बोला है क्या? प्रसारित अष्टक वाला अणु। ठीक, तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा किस में दिख रहे हैं? तो एक वेल नोन एग्जांपल हमारे सामने लिखा हुआ है IF7। ठीक है, IF7 के अंदर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं। ठीक, आयोडीन के अंदर 7 हो गए, फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके वहां पे कितने कर दिए भैया? टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स कर दिए। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 83, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग। ऑड इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अपने पास NO2, आपको याद होगा नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वहां पर एक ऑक्सीजन से बना लिया उसने डबल बॉन्ड, और दूसरे ऑक्सीजन के साथ उसने एक डेटिव बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपने पास बच गया। तो इसीलिए अपने पास करेक्ट आंसर आ जाएगा NO2। ठीक, वेल नोन एग्जांपल है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्पीशीज डज नॉट हैव ए डेटिव बॉन्ड। दी गई स्पीशीज में से डेटिव बॉन्ड किसमें नहीं है? तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पर CO2। CO2 अपने पास स्ट्रक्चर होता है लीनियर, जिसके अंदर दोनों ऑक्सीजन कार्बन के साथ क्या बना रही है? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर अपने पास कोई डेटिव बॉन्ड नहीं है, तो ये अपने पास करेक्ट आंसर। ठीक, 85 नंबर क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे, मॉलिक्यूल हैविंग द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ अमंग द फॉलोइंग। तो बॉन्ड लेंथ अपने पास पता है कि जो F2 O2 N2 है, ये सारे के सारे सेकंड पीरियड एलिमेंट है। ठीक है, ये सारे सेकंड पीरियड एलिमेंट है। तो सेकंड पीरियड में अपने पास जो आउटर शेल होता है वो होता है सेकंड शेल, और सेकंड शेल होगा तो उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा। यही हाइड्रोजन अगर अपन बात करें तो ये होता है फर्स्ट पीरियड। ठीक है, अब फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है तो उसके पास केवल और केवल 1s होता है। तो 1s की साइज होती है छोटी, इसलिए बॉन्ड लेंथ होती है उसकी सबसे छोटी। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन CN होल ट्वाइस। तो भाई आपको पता होगा CN यहां पर अपने पास कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच में होता है कौन सा? सिंगल बॉन्ड। अब जरा यहां पर देख लीजिए और बता दीजिए कि क्या यहां पर अपन देख सकते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो नाइट्रोजन कार्बन के बीच में एक सिग्मा, एक कार्बन कार्बन के बीच में, और एक कार्बन नाइट्रोजन के बीच में। तो 3 तो सिग्मा हो गए। पाई कितने दिख रहे हैं? 2 पाई इधर, 2 पाई इधर, कितने हो गए पाई? 4। तो करेक्ट ऑप्शन अपने पास कौन सा आ गया? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, 3 सिग्मा 4 पाई। 87, रेशियो ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ He2O2। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड VMP He के लिए एंड O2 के लिए रेशो हमें पता है कि भैया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है √2RT/m। तो यहाँ पर अपने पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो सारी वैल्यूज कट जाएंगी। तो MO2/mHe, तो क्या वैल्यू निकल के आएगी? तो यहाँ पर अपने पास जो वैल्यू निकल के आएगी, ऑक्सीजन का मोलर मास 32/4, कितना आ गया अपने पास? ये स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर रूट को अपन क्या बोल सकते हैं? 2/√2। तो अपने पास
अपॉन में कितना आ जाएगा 1। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है? थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट का करेक्ट ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, स्पीशीज गिवन है BF3, इसका डायपोल मूवमेंट होता है 0। क्यों? क्योंकि इसकी रेगुलर ज्योमेट्री होती है, कोई लोन पेयर नहीं होता। ठीक, NH3 एक लोन पेयर, इसकी वजह से इसका डायपोल मूवमेंट थोड़ा ज्यादा। H2O दो लोन पेयर, तो इसका डायपोल मूवमेंट और ज्यादा। तो अपने पास ऑर्डर क्या आ रहा है? BF3 सबसे ज्यादा, NH3 उससे ज्यादा, H2O सबसे ज्यादा, BF3 सबसे कम। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन अपने पास करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 89, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस रिवर्सिबली एक्सपैंड फ्रॉम 2 atm to 1 atm at 27 डिग्री सेल्सियस, देन द वर्क डन। तो W बराबर रिवर्सिबल मोड के अंदर होता है माइनस NRT ln V2 बाय V1। ठीक है, तो कितने मोल? 1 मोल बोल रखा है, R की वैल्यू हमें रखनी नहीं है, टेम्परेचर अपने को दे रखा है 27 मतलब 300 केल्विन ln V2। अब V2 की जगह अगर अपन यूज करें तो अपने पास क्या हो जाएगा? P1 बाय P2। ठीक है, P1 बाय P2, तो ये कितना होगा? माइनस का 300R ln इनिशियल प्रेशर 2 फाइनल 1, तो 2 बाय 1, तो कितना आ गया 2। तो अपने को माइनस 300R ln 2 ये मिल रहा है। कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन, तो ये करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 90 हम बात करते हैं। एन ओपन गैस कंटेनर इज हीटेड फ्रॉम 127 डिग्री सेल्सियस टू 227 डिग्री सेल्सियस, देन द फ्रैक्शन ऑफ गैस रिमेनिंग बोला है। ठीक है ना, अगर रिमेनिंग के लिए हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे? आपके पास ओपन कंटेनर है और यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो N1T1 बराबर N2T2। ठीक, अब फ्रैक्शन पूछा है तो फाइनल मोल निकाल लो, उसी को अपन फ्रैक्शन मान लेंगे। यदि हमने इनिशियल मोल मान लिया कितने? 1 मोल, आप इनिशियल मोल ले लो 1 मोल, तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो आपके पास फ्रैक्शन ही निकल के आएगी। तो N2 बराबर कितना होगा? 1 इंटू T1 127 का मतलब कितना हो गया अपने पास? 400 अपॉन 227 मतलब कितना हो गया? 500। तो अपने पास कितना आ गए फाइनल मोल? 4/5। ये 4/5 मोल रिमेनिंग है, और अगर इनिशियल मोल अपन ने लिए थे 1 मोल, तो फ्रैक्शन भी कितना आएगा? 4/5। तो फ्रैक्शन अपने पास आ गया 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, पेयर ऑफ मॉलिक्यूल दैट इन्वॉल्व ओनली डिस्पर्शन फोर्सेस एट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अंतराण्विक बल के रूप में केवल परिक्षेपण बल वाले अणुओं का युग्म कौन सा होगा? तो H2 और HCl। तो भैया HCl यहाँ पे डायपोल मोमेंट शो करता है, H2 इंड्यूस डायपोल, HCl डायपोल अमोनिया डायपोल O2N2। यहाँ पर अपने पास लंदन फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस अपने पास इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनके पास अपने डायपोल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, इफ द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन C2H6 gives 2C plus 6H gas is X, then the heat of atomization। तो हीट ऑफ एटमाइजेशन की अपने को पता है कि 1 मोल सब्सटेंस को उसके गैसियस एटम में तोड़ने के लिए जो अपने को हीट आवश्यक है, रिक्वायर्ड है। ठीक, तो यहाँ पर अपने पास क्या ये जो एक्सप्रेशन दे रखी है वो हीट ऑफ एटमाइजेशन की दे रखी है, तो अपने पास सीधा उसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? X। तो हीट ऑफ एटमाइजेशन की ही रिएक्शन है, इसीलिए वहां पर अपने पास हीट ऑफ एटमाइजेशन कितनी हो जाएगी? X। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, सेलेक्ट द रिएक्शन फॉर विच डिफरेंस ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा U इज 0। उस अभिक्रिया का चयन करना है जहां पे डेल्टा H डेल्टा U का जो अंतर है वो 0 है, तो उसके लिए अपन क्या बोलते हैं? डेल्टा H माइनस डेल्टा U बराबर होता है डेल्टा NgRT। तो जिस अभिक्रिया के लिए, जिस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng 0 होगा, उसके लिए अपने पास क्या हो जाएगा? इनकी वैल्यू, इनका डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो जरा चेक कर लें भाई कौन सा ऑप्शन आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर अपने पास डेल्टा Ng क्या है? 0। अगला क्वेश्चन 94, नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑफ ए प्रोसेस टू बी आइसोबारिक। आइसोबारिक मतलब प्रेशर क्या? कांस्टेंट। और अगर प्रेशर कांस्टेंट अपने पास हुआ तो जरा बताइए यहाँ पर डेल्टा P क्या हो जाएगा? 0। और डेल्टा P 0, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन?
थर्ड ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर अपने पास बेंजीन के अंदर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो होते हैं कंपाउंड, उनके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। तो पहला गया इसमें इंटरमोलिकुलर होती है, HF के अंदर इंटरमोलिकुलर होती है। पैरा सब्स्टिट्यूटेड में कभी भी अपने पास इंट्रामोलिकुलर नहीं हो सकती, इंटरमोलिकुलर होगी। तो फोर्थ ऑप्शन अपने पास करेक्ट आ रहा है, राइट। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होती है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, बहुत कॉमन एग्जांपल है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट इन द HCF4। तो भाई टोटल पूछा है HCF4 के अंदर, टोटल, राइट। जेनॉन के अंदर वैलेंस शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 4 उसने बना लिए बॉन्ड, ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे। इसका मतलब 2 लोन पेयर अपने पास आ गए सेंट्रल एटम पे। फ्लोरीन, फ्लोरीन के एक अपने पास फ्लोरीन एटम पे होते हैं कितने, 3 लोन पेयर, तो कितने हैं अपने पास 4, तो 4 इंटू 3 12 इधर आ गए, तो 12 प्लस 2 कितने हो गए टोटल 14 लोन पेयर। कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, ठीक। अगला क्वेश्चन 97, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ रिएक्शन टू टेक्स प्लेस। इम्पॉसिबल मतलब डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो कब हो सकती है, जब डेल्टा एच अपने पास आए पॉजिटिव और डेल्टा एस अपने पास आए क्या, नेगेटिव। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, केवल और केवल एक ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला 98, बॉयल्स टेम्परेचर, सीधा सीधा एक्सप्रेशन अपने को पता होनी चाहिए, टीबी बराबर क्या होती है, A/RB, सीधा अपने पास करेक्ट आंसर आता है, कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। अगला 99, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द CO बॉन्ड ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज। तो CO3 2- के अंदर आपको पता होगा जो आपके पास स्ट्रक्चर आता है वो कुछ ऐसा आता है। CO2 के अंदर अपने को पता है कैसा आता है स्ट्रक्चर, लीनियर, और इसके अंदर अपने पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आता है। अब जरा बताओ, यहाँ पर अपने पास रेजोनेंस हो रहा होता है, और रेजोनेंस हो रहा होता है तो यहाँ पर अपन क्या लगाते हैं, बॉन्ड ऑर्डर सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा। तो सिग्मा हो गए 3, पाई 1 अपॉन सिग्मा, तो 4/3। इधर बॉन्ड ऑर्डर आता है कितना 2, इधर बॉन्ड ऑर्डर आता है कितना 3। तो बताओ सबसे छोटा कौन, CO3 2-, सबसे बड़ा कौन 3। तो अपने पास यहाँ पर क्या ऑर्डर आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन, ये करेक्ट आ जाएगा। अगला 100, लास्ट क्वेश्चन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2Cl2 एंड HCl आर गिवन रेस्पेक्टिवली, देन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो भाई सबसे पहले रिएक्शन लिख दो फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन अगर करवाना है HCl का तो कितना बनाना पड़ेगा, 1 मोल। अगर 1 मोल बनाना है तो उसके एलिमेंट्स लेना पड़ेंगे और 1 मोल के हिसाब से ही बैलेंस करना है रिएक्शन को। तो ये आपके पास फॉर्मेशन की रिएक्शन आ गई। अब बॉन्ड एनर्जीज गिवन है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जीज ऑफ समीशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस समीशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक। तो यहां पे जरा बताइए क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 की कितनी है भाई बॉन्ड एनर्जी अपने पास 432, प्लस हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 कितनी है 242, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl कितनी है 431। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन अपने पास कितनी आ रही है, दैट इज माइनस का 93 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके देखें, वैल्यू पुट करके देखें, आंसर आएगा, ठीक। तो अपने पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इन सारे क्वेश्चंस को एक बार चेक कर लें और जो जो आपके ऑप्शंस इनकरेक्ट है उन पे आप एक बार ज़रा गौर करें और उनको आप सही से सॉल्व करें, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू सो मच।